हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुशवाहा एकेडमी। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का जो नया वाला मॉडल पेपर आया है। मतलब जो हमारा नया वाला सिलेबस था 30% रिड्यूस होकर जो हमारा सिलेबस बना है, उसके बेस पे जो नया वाला मॉडल पेपर आया है, आज हम लोग उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग खंड क का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है वो है बहुविकल्पी क्वेश्चन। और इस पे जो हमारा क्वेश्चन होता है, इसका हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता ही होता है। मतलब ईच क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, ये डेफिनेटली होता ही होता है। तो इसमें हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है ये है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। वो दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में वापस आए थे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, नेपोलियन की थी नहीं। जिसेपे गैरिबाल्डी जो हो वो इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। और यहाँ तीसरा क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अब अब यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो इसमें जो हमारे चारों ऑप्शन है उसमें से पहला है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। और बी वाला ऑप्शन है, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ये भी बात सही है। और सी वाला ऑप्शन है कि नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। और डी वाला है कि इनमें से सभी। तो यार, नमक का प्रयोग तो अमीर गरीब सभी करते थे, ये बात भी सही है। और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा भी था, ये बात भी सही है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, ये बात भी सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी वाला, इनमें से सभी। और यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें से हम सभी जानते हैं कि जो है दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ छठवां क्वेश्चन हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पर, योग्यता पर, या राजनीतिक विषमता पर, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए वाला, राजनीतिक समानता पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहते हैं। तो इस यहाँ पे हमारा जो सातवां वाला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो इसका आंसर आपको सिंपली यही लिखना है कि बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आपको आगे लिखना है कि उसने प्रसा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति को अपनाया और उसके बाद उसने सर्वप्रथम स्लेस्विग तथा होल्स्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। और फिर ऑस्ट्रिया को सिडोवा के युद्ध, मतलब जो सोडेवा का युद्ध 1866 में हुआ था, उसमें पराजित करके उसके अधिकार में, मतलब ऑस्ट्रिया के अधिकार में जो भी जर्मन राज्य थे उनको भी मुक्त करा लिया। और उसके पश्चात तत्पश्चात बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित किया। और नेपोलियन तृतीय को पराजित करने के बाद उसने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। आपको सिंपली बस इतना लिखना है। और फिर उसके आगे आपको एक लाइन और लिख देना है, एक दो लाइन, कि 18 जनवरी 1871 को प्रसा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। सन 1971 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। बस आपको इतना ही लिखना है। इसमें लिखना है कि बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। उसने प्रसा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। और बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति अपनाकर सबसे पहले स्लेस्विग और होल्स्टीन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रिया को सुडोवा के जो 1866 में जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित करके ऑस्ट्रिया के अंदर जो, मतलब उसके अधिकार में जितने भी जर्मन राज्य थे उनको भी उसके प्रभाव से मुक्त कराया। और उसके बाद सीडान के युद्ध में बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय को हराया। और उसके बाद उसने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। और अगर सन में देखा जाए तो 18 जनवरी 1871 को प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम को यहाँ का जर्मन राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। और इसने खुद बिस्मार्क ने सन 1871 को
वहाँ के प्रधानमंत्री पद को संभाला। तो यह हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, इसके 2 कारण लिखे। तो यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके जो अगर आप इसको पॉइंटों में लिखते हो, अगर आप कोई भी आंसर पॉइंटों में लिखते हो तो उसको आपको फुल नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 कारण लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, इसका जो पहला वाला पॉइंट होगा कि जातिवाद के कारण समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट होगा कि जातिवाद में योग्य व चरित्रवान व्यक्ति की हानि होती है, इसके स्थान पर अयोग्य व्यक्ति की पूजा होने लगती है। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये है कि जातिवाद के कारण समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, और सेकंड पॉइंट है कि जातिवाद में योग्य व चरित्रवान व्यक्ति की हानि होती है, इसके स्थान पर अयोग्य व्यक्ति की पूजा होने लगती है। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखें। तो इसमें से हमारा जो पहला वाला पॉइंट होगा वो होगा कि लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। ये हमारी पहली विशेषता हो गई लोकतंत्र की। और जो हमारा दूसरा विशेषता होगा वो होगा कि लोकतंत्र सहमति का शासन है। लोकतंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है, अतः लोकतंत्र में नागरिक सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं। यही है इसकी 2 विशेषता। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन इसमें लगभग आपका 2 से 3 नंबर का होता है। मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें देखिए आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया है लघु उत्तरी का, 10 में 2 है और 11 में 2। आपको भी पेपर में सेम इसी तरह मिलेगा, अथवा करके आपको दोनों में से किसी एक को लिखना है। लेकिन मैं फिलहाल इसमें आपको दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा लघु उत्तरी का पहला वाला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, और इसको समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति से जुड़ाव को दर्शाता है। मतलब जब ये साधन हमारे नहीं थे, ट्रेन, प्लेन वगैरह, हवाई के जहाज, पानी जहाज, जब ये सब नहीं थे, उससे पहले के जो दूर दूर स्थित भागों में देश थे हमारे, उनके बीच आधुनिक युग से पहले जीवंत व्यापार को दर्शाता है। तो ये लिखा गया कि रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। और रेशम मार्ग एशिया के साथ साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। मतलब कि रेशम मार्ग जो है एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। और जो है इसका जो मुख्य सामान था वो इन मार्गों पर चीनी सिल्क का, मतलब जो चीन से जो सिल्क आते थे उसका व्यापार यहाँ पे मुख्य सामान था, और इसे पश्चिमी यूरोप देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद ही लाभदायक था इनके लिए, अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग पड़ गया। मतलब कि रेशम मार्ग में जो है चीन से जो रेशम लाया जाता था वो यहाँ का मुख्य सामान था, और इसे पश्चिमी यूरोपीय में देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद लाभदायक था, इसी कारण इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया। तो सिल्क मार्ग से जो चीनी सिल्क व्यापारी लाते थे उसके साथ साथ ये चीनी पॉटरी भी ले जाते थे। पॉटरी मतलब जो हमारे क्या एक तरह से बर्तन कह सकते हो, बर्तन ले जाते थे। और इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भाग में पहुंच जाते थे। मतलब जब इन लोग उस रूट से आते थे तो भारत से होते हुए जाते थे, और भारत से कपड़े व मसाले जो दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और फिर जब ये वहाँ से वापसी करते थे, जहाँ से मान लीजिए इस देश से दूसरे देश व्यापार करने गए, तो जब वो दूसरे देश से अपने देश आते थे तो साथ में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया आ जाती थी। तो सिंपली आपको इसमें लिखना है कि रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इन मार्गों पर चीनी सिल्क का व्यापार होता था, और जो कि यहाँ पे मुख्य व्यापार माना जाता था, और इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था।
व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का नाम रेशम मार्ग पड़ गया। और फिर सिल्क मार्ग से जो इन लोग चीनी सिल्क ले जाते थे, उसके साथ साथ व्यापारी अपने साथ पॉटरी ले जाते थे, और इसी रास्ते से मतलब भारत होते हुए रास्ते से, तो इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंच जाते थे। तो आपको बता दूं कि अभी भी दुनिया का 70% मसाला भारत से ही जाता है। तो उतनी समय भी भारत से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मसाले निर्यात किए जाते थे। और फिर जब ये वहाँ वापसी आते थे तो सोने चांदी की कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुँच जाती थी। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, संक्षेप में लिखिए। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था वो था कि ब्रिटेन वुड्स समझौता एक तरह का विचार था जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। ये वाला क्वेश्चन, ये ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है एक तरह का विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। इसमें युद्धोत्तर जब युद्ध होते थे तो उसके जो आर्थिक भरपाई की राशि होती थी उसे संचय करके कैसे स्थिर रखा जाए, ये था ब्रिटेन वुड्स का समझौता। तो इसमें क्या है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। और फिर इसमें जो है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर है अपने ऊपर। तो सिंपली मैं इसका आंसर आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया था। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस बात पर रणनीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ये थे हमारे क्वेश्चन। और जिसमें जो 11 वाला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, क्यों? 2 तर्क दीजिए। तो ये इसका आंसर होगा आपका कि सांप्रदायिकता क्यों हानिकारक है। तो इसका आंसर, इसको भी हमने पॉइंट में ही लिख देना है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको लिख देना है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट होगा वो होगा सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है हिंदू मुस्लिम, ठीक उसी तरह सामुदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिकता के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाती है, इसलिए सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। और इसी में हमारा 11th का अथवा वाला क्वेश्चन है वो है उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तरदायी शासन क्या है, सबसे पहले हम इसका उत्तर जानेंगे। तो उत्तरदायी शासन एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर शासन चलाना उत्तरदायी शासन कहलाता है। एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर शासन चलाना उत्तरदायी शासन कहलाता है। जैसा कि हमारे यहाँ हर 5 सालों में वोटिंग होती है, ठीक वही चीज़ होती है उत्तरदायी शासन। और इसकी 2 विशेषताएं, तो इसकी 2 विशेषताएं, पहली विशेषता ये है कि उत्तरदायी शासन में एक वैध सरकार होती है जो कि जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी जाती है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इस प्रकार की उत्तरदायी सरकार का गठन जनता स्वयं करती है। जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि उत्तरदायी शासन में एक वैध सरकार होती है जो कि आम जनता द्वारा चुनी जाती है, और ठीक वही दूसरा पॉइंट यही है कि इस प्रकार के उत्तरदायी सरकार का गठन जनता स्वयं करती है।
तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं वीडियो कहीं पे बंद कर रहा हूँ। हम अपने अगले पार्ट में यहाँ का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और मानचित्र मतलब जो हमारे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और हम खंड ख को भी आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे द एंड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।